Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we are going to study class 8th history chapter 2 from threat to territory the company establishes power. Ninth video page number 22. As warfare technology changed from the 1820s, 1820 से वॉरफेयर की जो युद्ध की टेक्नोलॉजी थी वह चेंज हो गई थी. द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन. कैवलरी की जो रिक्वायरमेंट थी कंपनी की आर्मी में वह कम होती जा रही थी. दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा. ऐसा इसलिए था कि जो ब्रिटिश एम्पायर था वह बर्मा से अफ़गानिस्तान और इजिप्ट से फाइट कर रहा था. वेयर सोल्जर्स वर आर्म विथ मस्केट्स एंड मैचलॉक्स. जहाँ पर सोल्जर्स मस्केट और मैचलॉक से आर्म थे. इस टाइप की उनके पास गन होती थी. द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मीज हैड टू कीप द पेस विथ चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स. कंपनी की जो आर्मी में जब भी मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स जो होती थी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती थी कि कंपनी को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकम मोर इम्पोर्टेंट. अब जो पैदल सैनिक थे, पैदल जो सेना थी वह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुकी थी. इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को डेवलप करना स्टार्ट किया. सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल. सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल्स में ट्रेनिंग दी जा रही थी, ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही थी. एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर. उनकी जो लाइफ थी वह पहले से ज़्यादा कंट्रोल थी. ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड. इस फिर भी इसके होने पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि कास्ट और कम्युनिटी की जो फीलिंग्स थी उसे इग्नोर किया जा रहा था. इन बिल्डिंग अ फोर्स टू प्रोफेशनल सोल्जर्स. जब प्रोफेशनल सोल्जर्स तैयार किए जा रहे थे तब जो कास्ट और कम्युनिटी की जो फीलिंग है उसे इग्नोर किया जा रहा था. एक मेजर प्रॉब्लम ये थी. कुड इंडिविजुअल सो ईजिली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स. कोई भी इंडिविजुअल अपनी कास्ट और रिलीजियस फीलिंग को कैसे छोड़ सकते हैं. कुड दे सी देमसेल्व्स ओनली एज सोल्जर्स एंड नॉट एज मेंबर्स ऑफ कम्युनिटीज़. उन्हें केवल आर्मी के सोल्जर्स की तरह देखा जाता था, ना कि किसी कम्युनिटी के मेंबर की तरह. वॉट डिड द सिपाही फील. जो सिपाही थे वे क्या फील करते थे. हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइफ्स एंड देयर आइडेंटिफाई. उन्होंने कैसा रिएक्ट किया जब उनकी लाइफ में और उनकी आइडेंटिटी में, उनकी पहचान में जो बदलाव आए तब उन्होंने कैसा रिएक्ट किया. दैट इज़ देयर सेंस ऑफ हु दे वर. वे कौन थे. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 gives us a glimpse into the world of the सिपॉइज. 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें सिपॉइज की भी हमें कुछ बातें जानने को मिलती हैं. यू विल रेड अबाउट दिस रिवॉल्ट इन चैप्टर 5. आप इस रिवॉल्ट को चैप्टर 5 में पढ़ेंगे. कंक्लूजन, निष्कर्ष. Thus, the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. The arrival of a new steam technology in the early 19th century also aided this process. ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आई थी वह टेरिटरियल कॉलोनियल पावर में जो प्रांतीय औपनिवेशिक शक्ति के रूप में अब बदल चुकी थी. द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी. नई स्टीम टेक्नोलॉजी के तकनीकी के आने से अर्ली 19th सेंचुरी में ये जो प्रोसेस था और भी फास्ट हो गया था. टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल इंडिया बाय सी. तब तक इंडिया के ट्रैवल को अगर सी रूट से करें तो 6 या 8 month लगते थे.
स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 वीक्स। स्टीम जो शिप्स थे उन्होंने जर्नी को 3 वीक्स में कंप्लीट किया, इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। बहुत से ब्रिटिशर्स और उनके फैमिली जो फैमिलीज थी वे इंडिया जैसे फार ऑफ कंट्री में, इंडिया जैसे दूर देश में भी ब्रिटिशर्स और उनकी फैमिलीज आने लगे थे। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 8% of the population. 1857 तक कंपनी ने 63% टेरिटरी पर और 78% पॉपुलेशन पर डायरेक्ट अपना कंट्रोल कर लिया था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, भारत जैसे उपमहाद्वीप के जो टेरिटरी वाले जो एरिया थे वहाँ पर, और जो पॉपुलेशन थी उस पर 63 टेरिटरी पर, 78 पॉपुलेशन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल कर लिया था। कंबाइंड विथ इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी, रिमेनिंग जो टेरिटरी और पॉपुलेशन पर इस कंट्री के इनडायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्चुअली अपना कंट्रोल होल इंडिया पर किया था। स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, स्लेव ट्रेड एक दास व्यापार जो कि साउथ अफ्रीका में किया जा रहा था। द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच्ड साउदर्न अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी। डच जो ट्रेडिंग शिप्स थे, डच व्यापार करने वाले जो शिप्स थे वे साउदर्न अफ्रीका में 17th सेंचुरी में आ रहे थे। सून अ स्लेव ट्रेड बिगन, जल्दी ही एक दास व्यापार स्टार्ट हुआ। पीपल वर कैप्चर्ड, चेन्ड एंड सोल्ड इन स्लेव मार्केट्स। पीपल को कैप्चर किया जाता था, उन्हें पकड़ के बंदी बनाया जाता था, चेन किया जाता था, चेन से बांधा जाता था और उन्हें जो स्लेव मार्केट्स होते हैं वहाँ पर बेचा जाता था, सोल्ड किया जाता था। When slavery ended in 1834, जब स्लेवरी का एंड हुआ 1834 में, there were 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव्स। वहाँ पर 36,774 ओन्ड स्लेव्स थे जो कि प्राइवेट लोगों के लोग अपने साथ रखते थे एक केप पर, लोकेट ऑन द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, साउदर्न टिप पर अफ्रीका के। अ विजिटर ऑन द केप, जो विजिटर थे केप के 1824 में, हैज़ लेफ्ट अ मूविंग अकाउंट ऑफ वॉट ही सॉ एट द स्लेव ऑक्शन। उन्होंने ये एक अकाउंट में अपने लिखा कि किस तरह से एक स्लेव की ऑक्शन उन्होंने देखी थी। एक जो दास होते हैं उनकी नीलामी जो की गई थी उसे देखते हुए उन्होंने कुछ लिखा है। हैविंग लर्न दैट देयर वॉज टू बी सेल ऑफ कैटल, फार्म स्टॉक एक्सेट्रा बाय ऑक्शन। जिस तरह की आप जानते ही हैं कि जो ऑक्शन थी उसमें कैटल और फार्म स्टॉक, कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं उनकी ऑक्शन थी। वी हॉल्टेड आर वैगन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्योरिंग फ्रेश ऑक्शन। हमने हमारी जो गाड़ी थी उसे अलग रखा था कि हम कुछ फ्रेश जो ऑक्शन है बैल को खरीद सकें। अमंग द स्टॉक, उस स्टॉक के साथ वॉज अ फीमेल स्लेव भी थी। ऑन हर 3 चिल्ड्रन, जहाँ पर उनके 3 चिल्ड्रन भी थे। द फार्मर्स एग्जामिन दैम, जो फार्मर थे वे उन्हें एग्जामिन कर रहे थे। एज इफ दे हैड बीन सो मैनी हेड ऑफ कैटल, जिस तरह से वो कैटल्स को एग्जामिन करते थे इसी तरह से जो स्लेव हैं उन्हें भी वे लोग एग्जामिन कर रहे थे। दे वर सोल्ड सेपरेटली एंड टू डिफरेंट परचेसर्स, वे सेपरेटली उन्हें अलग अलग सोल्ड कर रहे थे। डिफरेंट कई अलग अलग परचेसर जो थे उनको खरीदने वाले अलग अलग थे। द टीयर्स, द एंजाइटी एंड एंग्विश ऑफ द मदर, जो उनकी मदर थी उनकी आंखों में आंसू थे, चिंता और दुख था। वाइल शी कास्ट हर रेंडिंग लुक अपॉन द चिल्ड्रन, जब वह अपने बच्चों को देख रही थी। एंड द सिंप्लिसिटी एंड टचिंग सॉरो ऑफ द पुअर, कि उनकी जो सिंप्लिसिटी थी बिल्कुल हार्ट टच करने वाली एक ये सीन था जिसमें कि पुअर यंग वंस वाइल दे क्लंग टू देयर डिस्ट्रैक्ट पेरेंट्स, वे बार बार अपने पेरेंट्स के पास जा रहे थे।
contrasted with the marked insensitivity and jocular कॉन्टेंसेस ऑफ द स्पेक्टेटर्स। और कुछ ऐसे थे जो कि हंस रहे थे, जिन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं था। यहाँ पर एक जो स्लेव मार्केट है उसका यहाँ पर बताया गया है। एक विजिटर ने